जिसको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हो, जिसको लगता है मेरी पहले से हिंदी तैयार है, वो मानस की ऑब्जेक्टिव लेके आ जाओ। जिसका ये है कि पहले से मेरे हिंदी अपने घनी आती है, दाब दाब के आती है, तो वो इसके लिए राघव प्रकाश इतनी बड़ी किताब है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। और आज तक पिछले एसआई का पेपर हुआ था 2021 में, 21 में हुआ था, 2021 से अभी 23 चल रहा होगा, 2021 से 23 तक मैंने 4 राघव प्रकाश खरीद ली। कितनी राघव प्रकाश खरीद ली? 4। पढ़ पढ़ के इतनी हालत खराब कर दी राघव प्रकाश की कि फेंक के नहीं लानी पड़ती है कि अब तो ये पढ़ी नहीं जाएगी। राघव प्रकाश सबसे इजी सब्जेक्ट है। जब आपका कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता, हिंदी खोल के बैठो। हिंदी ये थोड़ी पूछती है आपका दिमाग, मैथ और हिंदी, मैथ रीजनिंग होती है ना, मैथ रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे ही है जिसके लिए आपको दिमाग एक्टिव होना जरूरी नहीं है। जब आपको लगता है मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, हिंदी पढ़ने बैठ जाओ। मैं रेगुलर लाइब्रेरी में बैठता हूँ 8 से 10 घंटे, उन 10 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे हर आदमी की लाइफ में ऐसे होते हैं कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उन 4 घंटों में हिंदी पढ़ी जाती है। जब कुछ भी पढ़ने का मन नहीं हो ना, हिंदी पढ़ा करो। राघव प्रकाश होती कैसे नहीं, आराम से होगी राघव प्रकाश। मैं बता रहा हूँ 4 किताबें फेंक दी मैंने राघव प्रकाश पढ़ पढ़ के, हैं 10 बार तो क्या, एक किताब को 2 बार। मेरी क्या अंडरलाइन करने की आदत बहुत खराब है। मैं कोई भी नोट्स वगैरह होते हैं ना, मैं अंडरलाइन इतना कर देता हूँ, खुद ही नहीं समझ में आता लास्ट में कि क्या अंडरलाइन किया है क्या छोड़ा है। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट चीज के नीचे अंडरलाइन नहीं करता, सबके नीचे अंडरलाइन। जब तक अंडरलाइन नहीं करता मुझे याद नहीं होती, और मैं अंडरलाइन कर करके पूरी किताब पढ़ देता हूँ। फिर लेके आता हूँ एक और नया कलर, उस कलर से अंडरलाइन, फिर तीसरा नया कलर, फिर अंडरलाइन, इतने भर जाती है राघव प्रकाश। और राघव प्रकाश में शायद होंगे, आप पढ़ रखी है अच्छी खासी, पर राघव प्रकाश में आपको लगता है बड़ी है, लेकिन बात यह है कि राघव प्रकाश का 40% मैटर जो है ना, वो आपको जिंदगी में नहीं पढ़ना कभी। 40% राघव प्रकाश आपको पढ़नी नहीं है। कहां पढ़ने की जरूरत है? पीछे निबंध दिए हुए, क्यों पढ़ने राघव प्रकाश है? पीछे दिए हुए ऐसे, वो क्या ऐसे क्या ये एप्लीकेशन वगैरह वो दी हुई है, क्यों पढ़नी वो? आगे स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर दिए हुए राघव प्रकाश के अंदर, वर्ण विचार, शब्द विचार। क्या करना वर्णों के विचार से, शब्दों के विचार से? रटने होते हैं। वर्ण विचार वो पढ़े होंगे, तालु से कौन सा बोला जाता है, कंठों से कौन सा बोला जाता है, आते हैं 2 सवाल आते हैं हिंदी में। क्या हुआ? 2 सवाल आते हैं हर बार। राघव प्रकाश में मेन अगर ऐसा ही के लिए आपको कुछ पढ़ना है ना, तो वो पढ़ो आप ग्रामर, व्याकरण। और व्याकरण राघव प्रकाश में होगी शायद 150 के लगभग पेज होंगे, 150 200 मान लो लास्ट। और 200 पेज राघव प्रकाश के पढ़ना कोई मतलब हार्ड काम नहीं। आप पढ़ोगे ना विलोम शब्द 200, आप मान लो 200 विलोम शब्द पढ़ते हो। कुछ लोग बोलते हैं, वो फर्जी फर्जी बातें करते हैं ना, जो डेली के 10 विलोम शब्द याद करो। 10 में होता क्या है? डेली के 10 विलोम शब्द याद करने बैठोगे 20 दिन से विलोम शब्द नहीं हो रहे तुम्हारे। ऐसे 10 विलोम शब्द डेली के विलोम शब्द करने बैठो 50 से 60, क्योंकि इसमें से 30 ऐसे निकलेंगे ये जिनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पता है तुम्हें शुभ का अशुभ होता है? राघव प्रकाश के आप मतलब उसमें होंगे शायद 500 के लगभग कुछ शायद है विलोम शब्द, उनमें से पढ़ने बैठोगे 250 विलोम शब्द तुम्हें ऐसे ही याद है। शुभ का अशुभ होता है, सम का विषम होता है, वापस लिखा हुआ विषम का सम, अशुभ का शुभ, उल्टा सुल्टा लिखा होता है। जहां से वाली लाइन आएगी उसमें लिखा हुआ शुभ अशुभ, वापस ए वाली लाइन आएगी उसमें अशुभ और शुभ। राघव प्रकाश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सम श्रुति सम भिन्नार्थक, हाँ कोई दिक्कत नहीं। प्राइवाची पढ़ो उससे पहले, सबसे पहले प्राइवाची पढ़ो। आप प्राइवाची पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके। और उसमें भी 3-4 ही होते हैं शायद। एक तो उसको बोला जाता है शायद ब्राह्मण के लिए कोई वर्ड यूज किया जाता है, अगन्या, अगन्या, अगन्या वर्ड यूज होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मार नहीं सकते वो अगन्या। ब्राह्मण को मारा जाता है क्या कभी? ब्राह्मण, गाय को मारा जाता है क्या कभी? गाय। जो भी चीज आपको लगेगी इसको मारा नहीं जा सकता वो अगन्या। जिसको मारना पाप समझा जाता है वो अगन्या होता है। एक वर्ड पकड़ो और ज्यादा कुछ नहीं है। विलोम शब्द, प्राइवाची, प्राइवाची शब्द तो आप राघव प्रकाश में मत ही पढ़ो, बोली कोई आवश्यकता ही नहीं है प्राइवाची पढ़ने की। 9 से 12 हिंदी व्याकरण की किताब आती है, हिंदी व्याकरण और रचना।
हजारों किताबें आती है, किरण पब्लिकेशन आती है, मानस पब्लिकेशन आती है, वंसल पब्लिकेशन आती है। किताबें हिंदी अगर आपको पढ़नी है ना, हिंदी के लिए दो ही किताबें बढ़िया है। आपको स्टार्टिंग करनी है तो पहले सबसे पहले ये पढ़ो, हिंदी व्याकरण एवं रचना। और वो भी अगर पुराने वाली मिल जाए आपको तो पढ़ना, नई वाली मत पढ़ना। नई वाली में बहुत ही ज्यादा वो है, मिल जाएगी बाहर मार्केट में जो सारी चीजें पुरानी मिलती है, उनको पता है कि बिकती कौन सी है। एनसीईआरटी जो 1998 में चलती थी ना, 1998 में जो एनसीईआरटी चलती थी उस पर अभी बैन लगा दिया है, फिर भी मार्केट में मिल रही है। क्यों? पता है मार्केट में डिमांड है इस एनसीईआरटी की। और ये वाली किताब अगर आपको चाहिए ना, 9 से 12 हिंदी व्याकरण और रचना, अगर पुरानी नहीं मिलती है तो दुकान वालों को जाके बोलना मुझे तो सीधी, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कोई चारण चारण है कोई, सोनदान चारण, उसको जाके बोल देना सीधी सोनदान चारण बुक दे दे मुझे, जो 9 से 12 हिंदी व्याकरण और रचना कलर प्रिंट है बाहर से, रेड कलर का या शायद ऑरेंज कलर का कुछ प्रिंट है, वो 9 से 12 हिंदी व्याकरण और रचना पुराने वाली है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन राघव प्रकाश। इसके साथ अगर आप देखना चाहो कि भाई मेरे सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मानस। और इन सबसे ही पहले एक चीज और है जो आप हर मतलब मार्केट से लेके आ जाना इस बार जाओ तब, दिशा पब्लिकेशन की आती है प्रीवियस ईयर्स की, आरपीएससी आरएसएम एसएसबी में जितने भी सवाल पूछे हुए हैं ना उनकी आती है किताब। और हिंदी का सीधा फंडा है कि सवाल वहीं से आते हैं वापस, ये वाला पोर्शन ही वापस पूछती है हिंदी में, और कोई नहीं आता। तो दिशा पब्लिकेशन की दोनों में आती है। ऑब्जेक्टिव दिशा पब्लिकेशन आती है, उसको बोलते हैं शायद 2020 व्यू बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें उसके ऊपर है, 2020 ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। वो पब्लिकेशन लेके आ जाना। वो पीवाईक्यू हिंदी का भी आता है अलग से, और वो का वो जीके जीएस के लिए भी आता है। तुम्हारी राजस्थान जीके रही है ना, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका भी दिशा पब्लिकेशन आता है पुराना, तो वो लेके आ जाना। ये हो गया जीके का। जीके क्या इसमें हिंदी का। अब क्या जीके में डाउट है? अरे पूछो पूछो, जीके में पूछना है। जीके में वही पोर्शन होता है, देखो जीके पढ़ने से सबसे पहले तुम उसका डिवाइड करो। जीके दो होते हैं, या तो किसका होगा, इंडिया का, या किसका होगा, वर्ल्ड के नाम पे कुछ होता नहीं है वैसे। वर्ल्ड के नाम पे ज्योग्राफी होती है, और वो तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो इंडिया के बराबर ही है। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन इंडिया की पूछते हैं। आरएस के लिए तो ये वाली सब्जेक्ट जो है ना, प्री के लिए कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो कोई मैटर नहीं करती, ये भी पढ़ो या मत करो कोई मैटर नहीं करती। आरएस प्री अगर किसी को क्लियर करना है कि मुझे प्री क्लियर करना है, कोई भौमिया पढ़ना चाहते हो ना प्री का, इंडिया में दो चीजें पढ़ लो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। ज्योग्राफी मत पढ़ो बोले इंडिया की, प्री क्लियर। मेंस के लिए नहीं बोल रहा, मेंस के लिए तो सब चीज पढ़नी है। प्री के लिए 3 सब्जेक्ट मेंस में पढ़ने हैं, सॉरी प्री में पढ़ने होती है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी। यहाँ की पॉलिटी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, वो पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। राजस्थान की पॉलिटी समझ में नहीं आती है, आती है किसी को समझ में? मेरे तो आज तक कभी आई नहीं। आना क्या है इसके अंदर, समझ में आने का मतलब एक रटना पड़ता है। आरपीएससी का पहला चेयरमैन कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। सेम वही वित्त आयोग में 6 बन गए होंगे आजकल तो। छठे का ये प्रद्युमन सिंह है, कौन है, वित्त आयोग, छठे वित्त आयोग अध्यक्ष। 5वें का ज्योति किरण, छठे का प्रद्युमन सिंह। वो पूछते हैं पहले का कौन है, दूसरे का कौन है, तीसरे का कौन है, के गोयल, और वो 6 नाम है। तो कुछ आयोग तो पॉलिटी में ऐसे है जो जनरली आपको याद हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर आयोग ऐसे हैं कि उनमें एक एक आयोग के अंदर 30-30, 40-40 अध्यक्ष बने हुए हैं। अब 40 अध्यक्ष के नाम कैसे याद करोगे? अब ये कल ही आरपीएससी के अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया। आरपीएससी के अध्यक्ष है सोत्रिय कोई है शायद, मेरे हिसाब से सोत्री, ये उसको कल बर्खास्त कर दिया। नया आया गया चेयरमैन, किसको बर्खास्त की? आदेश राष्ट्रपति की तरफ से आते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी रूप से वो संदिग्ध लगता है, भाई एक तो होता है पूर्णतः बर्खास्त करना, हटाना उसको की पोस्ट है, एक होता है कुछ टाइम के लिए रोक देना कि आप इस पद का निर्वहन नहीं करोगे, वो राज्यपाल भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से जहां चाहिए। ईडी संस्था नाम सुना होगा, ईडी जो जिसका बोलते हैं मोदी जी हेड है उसके, ईडी के, वो ईडी का छापा पड़ा है इस बार आरपीएससी पे। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और कौन होती है, इकोनॉमिक्स।
एक और क्या होती है? यहां सबको डाउट होता है, यहां डाउट होता है कि नहीं होता है? सर राजस्थान की साइंस क्या है? यार न्यूटन के नियम अलग होते हैं। राजस्थान की साइंस में क्या होता है? पेड़ पौधे। इसमें क्या पूछना मैं बताऊं? आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है काजरी, आफरी, माचिया सफारी, और एक आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो पिछले काफी टाइम से पूछती है, सोलर घड़ी। क्या चीज? हाँ तो वो कादरी, राफरी, ज्योग्राफी पढ़ते हो, साइंस टेक जब पढ़ोगे तो साइंस टेक में भी यही पढ़ाए जाएंगे वापस। कादरी, राफरी, माचे सफारी, और भी बहुत सारे राजस्थान में संस्थाएं हैं, वो संस्था पढ़नी पड़ती है आपको साइंस और टेक में। और ये सोलर घड़ी, ये पढ़ ही लेना, क्वेश्चन तो आएगा, नंबर उसके किसी को मिलेंगे नहीं। ये क्वेश्चन आरपीएससी पिछले 3 पेपर में पूछ रही है लगातार, एक ही क्वेश्चन, राजस्थान में कहां सोलर यंत्र लगा हुआ है? सोलर यंत्र कहां लगा हुआ है? ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, ज्योग्राफी पढ़ी किसी ने? अरे ये थोड़ी होता है, राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ी? झीलें पढ़ाई सर ने? झीलें, झीलें कौन सी झील में है सोलर यंत्र? कहां सोलर वेसल? हाँ वही, कहां है? सोलर घड़ी है उसमें लगी हुई, कहां है वो सोलर वेसल? पिछोला में, पक्की बात है? उदयपुर में, मुझे पता नहीं कौन सी झील में। ये उदयपुर में है, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोलर वेधशाला या सौर घड़ी कहां लगी हुई है, तो जवाब क्या होगा? उदयपुर में है? उदयपुर में है, ये तो कंफर्म है ना भाई। झील का नाम नहीं पता, उदयपुर तो पता ही है। चलो ये तो ज्योग्राफी के हिसाब से हुआ, अब मैं हिस्ट्री के हिसाब से उत्तर दूं, हिस्ट्री के हिसाब से उत्तर दूं। ये किस किसने पढ़े हैं? सबने पढ़े होंगे जंतर मंतर, जयपुर वालों ने। जयपुर के जंतर मंतर में सोलर घड़ी लगी हुई है। ये आरपीएससी पिछले 3 बार से कंटिन्यू हर बार सवाल पूछ रही है, हर बार ये सवाल कोर्ट में जाता है, हर बार ये डिलीट होता है। और आरपीएससी इतनी भूंगड़ के उसको ये नहीं दिखता कि ये उदयपुर वाला ऑप्शन हटा दूर, यहाँ या तो उदयपुर डालूं, उदयपुर डालूं तो जयपुर नहीं डालूं साथ में, ऑप्शन दोनों देगी। अब बताओ उदयपुर और जयपुर दोनों में। और आरपीएससी पूछती है हर बार यही होता है, उदयपुर में भी है जयपुर में भी है, दोनों में, एक में नहीं है, दोनों ही जगह है। तुम कोई सा भी ऑप्शन करके आ जाना, सही है। फिर पता चलता है कि आरपीएससी एग्जाम करवाती है, क्वेश्चन कितने है? 150। फाइनली काउंट करते हैं 147 क्वेश्चन ही आए हैं पेपर में, 3 क्वेश्चन तो आए ही नहीं थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये होता है। पहले ही दिन बोली थी मैंने आरपीएससी के बारे में एक लाइन, आरपीएससी के बारे में 2-3 चीजें कभी प्रिडिक्ट नहीं की जाती। एक तो आप किसी भी टीचर से पूछो सर वैकेंसी कब आती है, सर को छोड़ो आरपीएससी के चेयरमैन को नहीं पता कि वैकेंसी कब आती है। और आती भी है तो रात को, मतलब मीटिंग होती है इनकी, एक जनरल मीटिंग होती है, उस जनरल मीटिंग में बैठ जाते हैं 10-15 जने, टेबल बजा के कहते थे हाँ 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 आनी चाहिए वैकेंसी, अगले दिन वैकेंसी सुबह आ जाती है। उससे पहले अध्यक्ष को भी नहीं पता वैकेंसी आएगी। ये आरपीएससी का हाल होता है। और पहले दिन मैंने आरपीएससी की एक लाइन बोली थी, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। आरपीएससी कौन सा नशा करती है किसी को नहीं पता, बीड़ी पीती है मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये पता चल गया ना आपको जीके में क्या क्या है। जीके वर्ल्ड के नाम पे क्या पढ़ना है? सिर्फ ज्योग्राफी को। फिर है इंडिया, इंडिया में क्या पढ़ना है? मेजर पोर्शन इंडिया में आपको सबसे पहले पढ़नी होती है पॉलिटी, फिर पढ़नी होती है इंडिया की ये वो मेन सब्जेक्ट है जिससे सबको डर लगता होगा, पढ़िए इकोनॉमिक्स। क्लासें लगती है तुम्हारे, सर ने बताई थी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है तुम्हारे, होती है, होगी पूरी। इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता है? किसी को ही नहीं आता होगा, आता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में? बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, इस सब्जेक्ट में इसके लिए मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं। इस सब्जेक्ट में सर ने जो नोट्स लिखा है ना, सवाल वहीं से आएगा। इकोनॉमिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जो 100 पेज में नोट्स होते हैं इसके। अब कोई बड़े अक्षरों में लिखता हो, मेरे जैसे मोटे 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 तो हो जाए 300 पेज ही, बाकी जनरल वे में अगर देखा जाए तो यही 100 पेज होते हैं, और इन 100 पेज में से क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में, और हम भागते हैं इकोनॉमिक्स से दूर।
हो गया। इकोनॉमिक्स के अलावा तीसरी क्या होती है? ज्योग्राफी। इसके अलावा फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए ये सीन होता है, अगर आप में से किसी को सिर्फ एसआई की तैयारी करनी है, ये 2 सेगमेंट छोड़ दो। एंशिएंट और मेडाइवल दोनों छोड़ दो, कोई पढ़ना जरूर नहीं। मेडाइवल तो, मेडाइवल की तो ये हालत है, मुझे लगता है थोड़े सालों में मेडाइवल बंद ही हो जाएगी। अभी विवादों में चल रहा है ये मेडाइवल ही है। कोर्स क्या होगा? चेंज नहीं होगा। मेडाइवल के साथ थोड़ा मजाक चल रहा है अभी। मेडाइवल में मुगल शासन आया था, मुगल शासन को हटा रहे हैं। हालांकि ये गलत ही है, मुगलों को हटा के करोगे क्या? अगर मुगलों को हटा दिया, महाराणा प्रताप कहां जाएगा? मैं कल परसों कोई वीडियो देख रहा था, सुभाष चरण सर जानते हो? मैं भी तुम जैसे पढ़ने वाला ही हूं, मैं भी पढ़ता ही ऑनलाइन क्लास में, मैं भी देखता हूं कभी कभी बैठे बैठे। तो वो ये बोल रहे थे कि अगर जिस दिन मुगलों को हटा दिया ना, उस दिन महाराणा प्रताप है कौन? अस्तित्व क्या है महाराणा प्रताप का? मुगल है तभी तो महाराणा प्रताप है, मुगल ही नहीं है महाराणा प्रताप कौन है? तो मुगलों को तो पढ़ना पड़ेगा ही। हटाने का मतलब ये हो गया कि अब से आपको अलग से अकबर नहीं पढ़ना। अब से आप महाराणा प्रताप पढ़ोगे, उसमें अकबर का जिक्र होगा, अलग से अकबर नहीं पढ़ना कि अकबर की कौन सी पॉलिसी थी। बाकी रियलिटी ये है कि अकबर एक ऐसा शासक था। अकबर को महान क्यों बोला जाता है? अकबर, अकबर। इंडिया में 3 ए नाम से लोग हैं, उनको बोलते हैं 3 ग्रेट लोग आए इंडिया में। कौन कौन? पहला आदमी आया था अलेक्जेंडर, जिसको तुम क्या बोलते हो? सिकंदर। फिर उसके बाद में कौन आया था? ग्रेट सम्राट अशोका। तीसरा मनसबदारी। मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? अकबर ने सिखाई थी। ये मनसबदारी व्यवस्था दिख रही है, ये अकबर ने सिखाई थी। और यही मनसबदारी व्यवस्था है जिसकी वजह से युद्ध शांत हुए थे। लड़ाइयां होती थी अकबर के आने से पहले दुनिया भर की। अभी कल अपन अंग्रेजों के साथ संधियां पढ़ रहे थे, आज उन संधियों का प्रभाव पड़ेंगे। एक प्रभाव क्या हुआ कि जहां पहले राजा कुत्तों की तरह झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब झगड़ा करेगा कौन? मेवाड़ की तरफ से मारवाड़ से लड़ने कौन जाएगा? अंग्रेज। आपस में थोड़ी मरेंगे, वो पहले ही संधि कर लेते। ये कुछ प्रभाव होते हैं उनके। हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में कौन सा रह गया? अब साइंस और टेक में पूछा जाता करंट। और साइंस और टेक में भी ऐसा है कि जैसे पिछली बार इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस पे पूछा था, कोरोना मतलब जनरली पढ़ के कितना जाते हैं कि ये कोरोना वायरस था, इसके लिए ये वैक्सीन लगाई गई थी, इस वैक्सीन का निर्माता ये है, कंपनी है, ये पढ़ के जाते हैं। उन्होंने पूछ लिया कि इसके अंदर जो आरएनए डाला था, उस आरएनए की संरचना के अंदर जो होता है ना, एक रूटीन होता है, आरएस का फिक्स पैटर्न होता है आरएनए का, उस आरएनए का पैटर्न बताओ। अब वो वैक्सीन बनाने वाले को ही पता था। तो आरपीएससी भी उसी से पूछ के आई, भाई सही है, हमारे एग्जाम मतलब पेपर बनाने वाले ने ये बताया, यही तो है? तो हाँ सब यही है। फिर आरपीएससी ने टिक करके ऑप्शन दिया, बाकी आरपीएससी को भी नहीं पता होता। ठीक है, तो ये हो गया। एक साथ के साथ आपको 2 चीजें जरूर पढ़नी है, वो आज से ही हैबिट कर लो उन चीजों की। करंट अफेयर की मंथली मैगजीन आती है क्रोनोलॉजी, कितने लोग लाते हैं तुम में से? अरे किताब किताबें खरीदने जाते नहीं हो दुकान पे कभी? घर वाले पैसे नहीं देते? बेटे बीड़ी पी के उड़ा देते हो सारे पैसे है। बीड़ियां कम पियो, किताबें खरीदो थोड़ी। ये क्रोनोलॉजी है ना, ये लाना स्टार्ट करो। 20 रुपए की आती है हर महीने। ये खर्च करना सीखो इस पे। एक बंडल वाला कितने में आता है? बंडल तेरे कितने में आता है बंडल? 20 में आता है। देख रेट बता बेटे को पहले से। ये देखो पक्के पीने वाले यहाँ बैठे, 25 रुपए रेट याद है उनको। तो क्रोनोलॉजी लेके आया करो एक तो, और एक इकोनॉमिक सर्वे। इको सर्वे तुम्हारे यहां तो नहीं करवाया किसी ने? करवाएंगे, सर ने बोला क्लास में, सर ने बोला था इको सर्वे करवाने का। वो बात अलग है। बाकी मार्केट से कोई सा भी लेके आ जाओ, चलता है। स्प्रिंग बोर्ड का भी चलता है। और स्प्रिंग बोर्ड का अगर नहीं पढ़ना चाहो तो एक कपिल चौधरी करके एक है, कपिल चौधरी करके एक मार्केट में नया है, तहसीलदार है वो लगा हुआ बंदा,
सर को बोल मत देना कि सर ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे, है? ये हो गया। अगला क्या है आपके? ये आपका हो गया इंडिया का सिलेबस पूरा। सेम ये का ये राजस्थान में वही पॉलिटी, वही राजस्थान की इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की साइंस और टेक, एक आर्ट और कल्चर जुड़ेगा साथ में। वो इंडिया में भी है पर पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता। किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है छोड़ना, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आप छोड़ क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो छोड़ने में ये चीजें छोड़ी जाती है, एंशिएंट और मेडाइवल। अब मेरे साथ तो धोखा हो रखा है, मैंने तो सबसे पहले जब पढ़ी थी तब एंशिएंट ही पढ़ी थी। मेरे साथ तो इसलिए धोखा हो गया, मैंने जब पढ़ी थी ना एंशिएंट ही पढ़ी थी सबसे पहले, फिर मेडाइवल पढ़ी, ये दोनों याद होगी। मॉडर्न आते आते कोचिंग जाना ही बंद कर दिया तो मॉडर्न चली गई। एग्जैक्टली हुआ यह था कि हमें मॉडर्न 7 दिन में पढ़ाई हुई थी, सिर्फ 7 दिन में, और उस टाइम हम लोग लगे हुए थे फेयरवेल पार्टी में, क्या सर के लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, सबसे लास्ट में मॉडर्न पढ़ाई है। उन 7 दिन में हम फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इधर कब अंग्रेज भारत में आ गए, कब लूट मार करके चले गए, आजाद भी हो गए, वापस क्लास में गए, उस दिन पता चला कि अंग्रेज आकर ही चले गए। तो ये हो गया। अब आए टॉपिक पे अपने, पता चला कि आउटपुट कुछ ही नहीं है क्लास में। चलो पढ़ा क्या था वो कौन बताएगा पहले? रिवीजन पूछते होंगे सर क्लास में, ज्योग्राफी वाले सर पूछते नहीं आपसे? हो ही नहीं सकता है। हम तो बीडीपी के आते थे तो बीडीपी के आने के बाद और पूछते थे सर। ज्योग्राफी वाले सर जब क्लास लेते थे ना मैं पहली लाइन में बैठता था, पीछे कभी नहीं बैठे हम लोग। और तुम भी पीछे मत जाके बैठा करो, इतना दूर पीछे बैठ के क्या करोगे, आगे बैठा करो। जो भी है फिर भी इसके फ्लैश नहीं पड़ रहे यहाँ तक, वहां पीछे तक कौन सा फ्लैश आ रहा है तुम्हारे? हैं? इतना पीछे क्या हुआ? अरे आगे बैठना सीख तो रहे हो कम से कम, कुछ कुछ चीजें एडवांटेज में होती है। अभी तुम्हें ये लग रहा होगा कि दूसरी कोचिंगों में भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है? तपना पड़ता है रे आरएस पढ़ने के लिए तपना पड़ता है, भट्टी पे बिठाएं आपको। लो कल वाला कौन सुनाएगा बताओ, देखो। अब कोई सर की क्लास तो नहीं है तुम्हारे? किसकी है? ज्योग्राफी सर ने तो बोला 4 घंटे क्लास होगी इनके। नहीं 4 घंटे की हुई नहीं थी क्या तुम्हारी क्लास? मुझे तो बोले सर 4 घंटे क्लास है आज, आपको जल्दी जाना पड़ेगा। अच्छा मेरे बाद में 4:30 के बाद है 4 घंटे, 8:30 तक, तो 3.5 घंटे के लगभग क्लास। लो सुनाओ कौन सुनाएगा कल वाला? तो डाल के बैठ गए नीचे। चलो तारीख मत बताओ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, देगा कौन देगा? अरे कोई जरूरत नहीं, जितना है याद, कुछ तो याद है, क्या पढ़ा था, पढ़ क्या रहे थे? अंग्रेजों के साथ खड़े होके बोले टेंशन मत लो, अरे सीखोगे। मैं कोई अपनी इज्जत में तो खड़ा कर नहीं रहा तुम्हें, बोलोगे तभी सीखोगे, मैं तुम जैसा ही हूं। देखो एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, क्लास में रहते हो ना तो एक्टिव पार्टिसिपेट किया करो। मैं भी कोई तुमसे कोई ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं हूं, कोई ऐसा नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, इसी संघर्ष के दौर में हूं, फिर भी पढ़ाते ही बहुत सारी कोचिंगों में जाते हैं। तो अभी तुम तो यहाँ तो 4-5 लोग, बहुत सारी कोचिंग में 300 400 लोग बैठे रहते हैं। मैंने 1-2 बार मोटिवेशनल सेमिनार में मोटिवेशन भी दिया हुआ है। हिम्मत आएगी कैसे? खड़े होगे तब आएगी ना, तो खड़े होके बोलो, है जितना बोलो। चलो ये बता दो संधि हुई क्यों, करनी क्यों पड़ी थी, वही बता दो। अरे संधि हुई क्यों थी वही याद नहीं है। 1707 मैं लिख लिख के ये बोर्ड परेशान हो जाएगा थोड़े दिनों में। औरंगजेब के बाद में क्या हुआ? 4 नाम याद रखने, राजा, सामंत, मराठा और अंग्रेज। बस पहले राजा को इससे बचीड़ खिलाने, फिर इससे खिलाने, फिर इससे खिलाने, ये होगी संधि। अब बोलो, आपका ही नंबर है, ऐसा ही बना के छोड़ूंगा आज मैं, इंटरव्यू देना है ना ऐसा ही मैं, बोलो फिर। भाई मेरी क्लास का टाइम तो 1 घंटे का होता है, बाकी आधे घंटे ज्ञानवर्धन कार्यक्रम ही होता है तुम्हारे लिए। है याद थोड़ा बहुत? आपको याद है? ठीक है।
हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, चार लोग गए थे, आपसे हो गया ये। आगे आप बताओ मैडम, चार लोग गए थे, कौन कौन गए थे? चार लोग गए थे संधि करने, ये तो पता है। रिक्वेस्ट करने के बाप जी माऊ संधि कर लो, वो चार कौन कौन थे? पहले जिले बताओ उनके। सबसे पहले कौन से जिले का गया था? अरे कहाँ भरतपुर भैया है? क्या हुआ? सिक्कर से? सीक्वेंस से याद नहीं है? याद ही है सीक्वेंस, देखो जगह जयपुर, जोधपुर, जयपुर और जयपुर, ये सीक्वेंस है। कौन से? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर डालना है यहाँ पे। जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जयपुर, बस। अब बताओ, देखिए जयपुर से सबसे पहले कौन गया था? अरे इस दुनिया में सबसे पहले कौन चीज बनी थी? पृथ्वी। पृथ्वी पे क्या प्राप्त करनी है आपको? विजय। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप नहीं है, केवल प्रताप है, लिख मत देना। जयपुर का शासक बन जाएगा वो है। मान सिंह से लड़ने गया नहीं, उससे पहले तुमने बना दिया। जयपुर से पृथ्वी सिंह जाता है पहले, पृथ्वी सिंह के बाद में। डेट इसकी क्या है? 1766 या 76? 1776 है। अरे मुझसे ज्यादा भुलक्कड़ हो रहे तुम तो। 76? मुझे भी याद है, मैं बोल रहा हूं, भरोसा नहीं करते तुम तो। फिर 81, फिर 86, फिर 99। अरे ये तो याद रख लो, और +5 ही तो है। देखो देखो, 1776 +5, 1781, 1781 +5, 1786, 86 है, 85 नहीं हो। और फिर 1799। चलो ये तो हो गया। उसके बाद में संधि स्टार्ट कब हुई थी? 1803 में। करने वाला कौन था? रणजीत सिंह तो था। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? अरे वेलेचली। और लॉर्ड लेक। संधि किससे करता है? भरतपुर से। भरतपुर का शासक कौन है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह से संधि करने के बाद होता क्या है? रणजीत सिंह जी से संधि कर लेता, उसके बाद में क्या होता है? ये रूल्स तोड़ देते हैं, ये जसवंत राव होलकर को शरण दे देता है। उसके बाद में अगला कौन है? अलवर। अलवर के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में करौली थोड़ी है। अरे नहीं रे, अरे नहीं, कहां जयपुर, कहां जोधपुर, तुम ऐसी। धौलपुर के बाद जोधपुर ही है। नोट्स देखो, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम तो। जयपुर है, ये लो। बाकी सही है, इनमें तो कोई नहीं है। अलवर का कौन था? ये बाद में बनाएगा, तुम्हारे करणी माता का मंदिर कहां बनाएगा? अरे नहीं बनाएगा, अलवर में बनाएगा, याद रखना साथ के साथ। ये बख्तावर सिंह ने अलवर में क्या बनाया था? करणी माता का मंदिर बनाया था। फिर धौलपुर, धौलपुर का कौन है? भजन कीर्तन। इसके बाद में जोधपुर का कौन है? जयपुर का। जयपुर के जगत सिंह जी, हो गया। इसके बाद में अगला, फिर अपने संधियों की शर्तें लिखी थी। शर्तें किसको याद है? वैसे पढ़ के नहीं आओगे जब तक पूछेंगे नहीं तुमसे। ठीक है, हाँ। अरे अरे रुको पहले, हाँ खड़े होके बोलो यार, यूं नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा, खुद में आएगा। मैं बोल रहा हूँ खड़े, तो मैं भी तो खड़ा ही हूं।
ठीक है। हाँ, राजाओं का मित्र, और वैसे वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है। और वो हमें दोगे, और राजा खैराज क्यों देगा? लिंक कर लो एक एक चीज को। राजा उसको देगा खैराज किस खुशी में? हाँ, क्योंकि वो उसके लिए सैन्य खर्च का वहन करेगा, इसलिए वो क्या देगा उसको? खिराज। और ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया, मैंने बोला था 3 स्टार लगा लेना। मैंने बोला था उसमें 3 स्टार लगा लेना। खैराज नहीं, मैंने एक पॉइंट पे बोला था, मैंने कहा 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति का कारण ही वही है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करा। आंतरिक मामले क्या होते हैं कि जैसे कोई राजा मरा है, राजा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा, ये उसका क्या हो गया? राजा का आंतरिक मामला। राजा किससे शादी करेगा, किससे नहीं करेगा, ये क्या हो गया? उसका आंतरिक। हालांकि ये आंतरिक मामला तो छीन लिया गया था, राजा को पहले ही बोला गया था कि आप अपने वैवाहिक संबंध जो है ना, वो हमसे पूछ के डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं हो जाके देखे आगे हम तो भाई के हाथ में 100 रुपए देके आ गए, देके आ गए तो भाई घर है अपने, अभी कोई लोड नहीं है। ठीक है, उसके आगे आगे बताओ, देखिए आगे क्या पढ़ा था? संधि की शर्तें होगी, उसके बाद में करौली से स्टार्ट की थी। करौली नवंबर 1817, हरबख्शपाल पढ़ा। इसमें एक लाइन लिख लो, कल मैंने लिखा ही नहीं थी। करौली में एक लाइन लिखो। करौली में एक लाइन लिखो यहां पे। लिखो करौली को, करौली लिखना एक बार। करौली के शासक, करौली के शासक, करौली के शासक तथा करौली के शासक तथा उसके उत्तराधिकारियों को, करौली के शासक तथा उसके उत्तराधिकारियों को, करौली के शासक तथा उसके उत्तराधिकारियों को खिराज से मुक्त रखा गया। करौली के शासक तथा उसके उत्तराधिकारियों को खिराज से मुक्त रखा गया। क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि करौली और करौली का जो शासक है उसको और उसके उत्तराधिकारियों को खिराज नहीं देना, ये चीज फिक्स होगी। और इसके साथ साथ खिराज नहीं देने के पीछे का रीजन क्या था? खिराज क्यों नहीं देंगे? खिराज देंगे क्यों नहीं? देखो, अंग्रेज एक पॉलिसी के तहत काम करते कि सबसे पैसे लेके काम नहीं करवाना अपने। करौली से खिराज लेने के लिए मना कर दिया, ठीक है, लेकिन करौली को एक बात बोली कि जब हमें सैन्य सहायता की जरूरत होगी तब आप हमारी क्या करोगे? सैन्य सहायता। सैन्य सहायता जानते हो क्या होता? आप अपनी आर्मी जो है वो हमारे साथ डिप्लॉय करोगे अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो। 1857 की क्रांति अगर आपने कहीं भी पढ़ी हो कभी भी, तो आपने पढ़ा होगा कि कोटा के अंदर मेजर बर्टन को मार दिया जाता है और कोटा के राजा को नजरबंद कर दिया जाता है, राजा राम सिंह सेकंड को। तब करौली का मदनपाल आता है और कोटा को मुक्त करवाता है। करौली का मदनपाल ही क्यों आया? राजा तो और भी बहुत सारे थे, जयपुर वाला इतना शक्तिशाली था वो तो नहीं गया। करौली का मदनपाल इसलिए गया था क्योंकि इसको क्या किया गया था? खिराज मुक्त रखा गया था और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थे इससे मुक्त करने का। रीजन ये, जब भी अंग्रेजों पर विपत्ति आएगी आप हमारी मदद के लिए सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़े हो। फर्स्ट पंक्ति मतलब फर्स्ट लाइन में जो खड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे पटी हुई हिस्ट्री है, अरावल। अरावल सुना होगा। और जो पीछे खड़े होते हैं उनको चंदावल। अरावल और चंदावल किसको मिला हुआ अरावल का अधिकार? अरावल का अधिकार किसको मिला हुआ है?
पता ही नहीं। क्या पुराने वाला रिवीजन करते नहीं हो क्या? करते नहीं हो? सन्यास ले रहे क्या पुराने वाले? हरावल के अंदर अपन पढ़ते हैं जब राणा लाखा की शादी होती है, चुंडा से नहीं होती है, राणा लाखा की जब शादी होती है ना है, तब चुंडा को ये संधि की जाती है चुंडा को, इसलिए उसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। वो बलिदान कर देता है अपना, अपना खुद का नहीं, विवाह का बलिदान कर देता है कि अपने उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हो कि कल को चुंडा का बेटा हो उसको ये राजा बना दे। चुंडा आजीवन ना विवाह करने की शपथ लेता है कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तब होता क्या है, चुंडा को दिए जाते हैं 4/16 ठिकाने, सालुम्बर, बेंगू, आमेट और देवगढ़, 4 ठिकाने दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि तू हमेशा किस में रहेगा? हरावल में रहेगा। इस हरावल के लिए मेवाड़ में युद्ध भी होते हैं। ठीक है, आगे देखो, कोटा पढ़ लिया था। 26 दिसंबर 1817 उमेश सिंह पूर्ण संधि करता है। उसके बाद में 20 फरवरी 1818 पूरक संधि होती है। ठीक है, उसके बाद में मांगरोल 12 का युद्ध पढ़ा था अपन ने। मांगरोल के युद्ध में युद्ध लिखना बताया था मैंने, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। उसके आगे यहां तक हो गया था पूरा। अब आगे देखो, सिरोही लिखो, इसके आगे लिखो सिरोही। सिरोही में लिखो 11 सितंबर 1823। 11 सितंबर 1823। शासक का नाम क्या है? शिव सिंह। शासक का नाम लिखो शिव सिंह। नीचे लिखो देखो सिरोही। सिरोही वह अंतिम रियासत है, सिरोही वह अंतिम रियासत है जिसके साथ, सिरोही वह अंतिम रियासत है जिसके साथ अंग्रेजों ने संधि की थी, जिसके साथ अंग्रेजों ने संधि की थी। सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि की थी। हाँ नहीं, जोधपुर के अंडर में नहीं आता तो बताऊं होता क्या। जब अंग्रेज जो संधि करने के लिए जा रहे थे तो सारे राजा महाराजा जितने भी थे सूट वूट पहन के तैयार हो जाते थे कि आज गोरे आने वाले। अब वो गोरों के चक्कर में, गोरों के साथ कोई गोरी आती थी उसके चक्कर में, किसी के भी चक्कर में वो तैयार तो हो ही जाते थे, बीन बन के बैठ जाते थे। हुआ ये कि सिरोही वाले महाराजा डेली उठते सुबह, बीन बन के बैठ जाते, आज अंग्रेज आएंगे, आए नहीं। अगले दिन वापस बैठते। 1818 की बात है ये। 1818 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये भाई साहब तैयार होकर बैठे ही रहते पूरे दिन, आज तो अंग्रेज आएंगे, आज तो अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज गए नहीं इनके पास। उसका रीजन ये था, अंग्रेज जब जोधपुर के राजा के साथ संधि करने गए थे तब वहां बैठे बैठे अंग्रेज लिस्ट निकाल के बैठ गए थे, चेक कर रहे थे, इससे संधि कर ली, इससे संधि कर ली, इससे संधि कर ली। फिर बोले कि सिरोही वाला ये रह गया। फिर जोधपुर वाले राजा से पूछा, साहब ये इधर से सिरोही जाने का रास्ता। तो जोधपुर वाले ने पूछा, भाई क्या काम है? सिरोही संधि करनी है। किसकी संधि? कि साहब ये सहायक संधि। क्यों? वो अलग से रियासत, या किसने बोला अलग से रियासत है? कोई अलग से रियासत नहीं है, सिरोही हमारा हिस्सा है। तो वो जोधपुर वाले महाराजा मान सिंह जी तो थे जिन्होंने ये क्या नाम इसका है, महामंदिर बनवाए थे, जिसको कहा जाता है वो सन्यासी शासक। उस सन्यासी शासक ने ये बोल दिया कि शिव सिंह जी तो हमारे अंडर में ही आते हैं, ये सिरोही तो है ही हमारा और ये तो मेरा सामंत है। इसको बोला किसने? राजा है, सामंत है, सामंत। इस वजह से अंग्रेज इसके पास संधि करने गए नहीं। लास्ट में ये शिव सिंह खुद जाता है, अंग्रेजों से संधि करने के लिए खुद जाता है कि साहब मुझसे संधि करो। कि आप कौन? कैसे रहोगे? थप्पड़ मार के भगा दे, भग यहां से, मैं क्या करूं? आ गया तुम्हारी तरफ से। मान सिंह जी ने कर ली संधि, 2-3 बार जाता है, फाइनली शिव सिंह जी से संधि करते हैं अंग्रेज। वो डेट क्या है? अब देखो एक चीज, 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह जी से संधि होगी। अंग्रेजों की तरफ से की गई ये संधि अंतिम संधि है। ये संधि अंतिम ही होनी चाहिए थी, लेकिन ये अंतिम संधि नहीं होगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था 2 ऑप्शन, कि भरतपुर दिया हुआ हो, करौली दिया हुआ हो, कोटा दिया हुआ हो, तो उसमें से कौन सा क्लिक करना है और कौन सा नहीं करना, बताया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग बताया था भरतपुर, करौली, कोटा,
3 दिए होंगे, इनमें से पूछे कि सबसे पहले सहायक संधि किसने की है, सबसे पहले संधि किसने की है, सबसे पहले पूर्ण शर्तों के साथ संधि किसने की है। यहां भी यही हुआ। अगर आपसे पूछे अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की है तो कौन सी होगी, सिरोही। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए झालावाड़ तो झालावाड़ होगी। रीजन झालावाड़ होने का 1838 में हमने कल पढ़ा था कि 1838 में कोटा से झालावाड़ अलग हो जाता है, कोटा से झालावाड़ अलग हो जाता है। इसका मतलब अंग्रेजों ने पहले संधि किससे की थी, अंग्रेजों ने संधि किससे की थी, कोटा से। मतलब राजस्थान की कौन सी रियासत है अभी तक संधि नहीं हुई है, 1838 वाली ये डेट है ना। इससे पहले अगर मैं बात करूं 9 अप्रैल तक, तो 9 अप्रैल तक राजस्थान की कौन सी रियासत है जिससे अंग्रेजों ने संधि नहीं की, झालावाड़। तो 10 अप्रैल 1838 को वो किससे संधि करते हैं, झालावाड़ से। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी तो कौन सी है, सिरोही। अगर ऑप्शन में झालावाड़ दिया हो तो कौन सी होगी। और अगर आपसे यह पूछे कि अंग्रेजों के द्वारा निर्मित रियासत जिसने अंतिम रूप से इनके साथ अंग्रेजों के साथ ही संधि की थी वो कौन सी होगी, झालावाड़। ये अंग्रेजों ने ही बनाई थी। अगर समझ में नहीं आया हो तो कोष्टक में लिख लेना, अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत है ये जालिम सिंह झालावाड़ी, ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित रियासत है। लिख लो, देखिए ये रहा, ये लिख लिया ऊपर वाला, ये लिख लो नोट। अभी कितने बजे से चल रही है आपकी क्लास, सुबह 7 से कंटिन्यू चलती, बीच में ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं होता। कितने बजे, 11 बजे से 1 बजे तक। और फिर 1 से आगे क्लास किसकी लगती है, कौन से, ये अभी जो सर आए हैं वही पढ़ाते हैं। एक से वापस ये 3:30 तक। नहीं नहीं, ये सर बायोलॉजी वाला सर कितनी देर क्लास लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा क्लास लेते हैं। आज 2 घंटे क्लास हो गया है तो 2 2.5 3 कितना भी पढ़ा लो बोले। हिस्ट्री में क्या होता है, लिखाने के लिए कम होता है और बताने के लिए ज्यादा होता है। जूम होगा, ज्यादा जूम हो गया। अब देखो आगे, अन्य रियासतें लिखो आगे, अन्य रियासतें लिख लो। ये स्टार्टिंग में जो अभी अपन ने कितनी रियासतें पढ़ ली, सहायक संधियों में कितनी रियासतें होगी, 5 होगी, 5 होगी ना। सबसे पहले करौली पढ़ी थी, करौली के बाद में टोंक, कोटा, सिरोही और झालावाड़, ये 5 होगी। अब इसके अलावा भी संधियां तो की थी बाकी सबने, उसके लिए देख लो अन्य रियासतें लिखो। इसमें लिखो जनवरी 1818, 2 लाइन छोड़ के लिखना हो, यहाँ हेडिंग लगाई जहां अन्य रियासत, इसके नीचे 2 लाइन छोड़ो फिर लिखो ये जनवरी 1818। 2 लाइन क्यों छुड़वाई वो भी बता दूंगा, 2 लाइन छोड़ के लिखना। लिख लिया। अब यहां लिखो 6 जनवरी और यहां लिखो 13 जनवरी, 13 जनवरी या 25 जनवरी, सॉरी 22 जनवरी, 13 जनवरी या 22 जनवरी, ये रही डेट। ये दोनों साथ में लिखनी है और ये ऊपर
लिख लिया। 6 जनवरी के आगे लिख देना जोधपुर। 6 जनवरी के आगे लिखना जोधपुर। जोधपुर। लिख लिया। जोधपुर के आगे वापस वही, साइंस में इसको हाइपन का चिन्ह बोलते हैं ना, ये हाइपन का चिन्ह लगाएगा, आगे लिखो मान सिंह, राजा मान सिंह, राजा मान सिंह। लिख लिया। राजा मान सिंह के आगे वापस यही हाइपन वाला चिन्ह लगा के लिखो हस्ताक्षर करता, हस्ताक्षर करता, हस्ताक्षर करता छतर सिंह या छितर सिंह। एग्जैक्टली नाम छितर सिंह था इसका, पर अपने क्या थोड़ा ढंग से ही लिखते हैं इसलिए छतर सिंह। बाकी पहले ऐसे नाम होते नहीं थे। किसान आंदोलन पढ़ोगे, रूपाजी और करपाजी धाकड़, वो करपाजी नहीं है, वो कीरपाजी धाकड़ है। ठीक है। अभी कल पढ़ा था कीरत सिंह, वो कीरत सिंह नहीं कीरत सिंह था। इनके नाम पे पहले एम्फेसाइज बहुत ज्यादा रखा था। छतर सिंह नहीं था, ये छितर सिंह था। और इसके नाम पे तुम्हारे जोधपुर में एक इमारत भी बनी हुई है। कौन सी? चित्र पैलेस। सुनिए, कहाँ है चित्र पैलेस? कौन सी? हाँ, उम्मेद भवन का पुराना नाम क्या है? चित्र पैलेस। और ये बनाई क्यों थी उम्मेद भवन? अकाल रात के कार्यों हेतु बनाया हुआ था। ठीक है। राजा ने कहा अकाल पड़ा ही हुआ है, कुछ तो बना ही ले, उम्मेद भवन बना लेते हैं। और कुछ नहीं तो बॉलीवुड वाले शादियां करने तो आएंगे ही। लिख लिया। इसके आगे लिखो, ये 13 जनवरी और 22 जनवरी लिख लिया। अभी आगे 13 जनवरी और 22 जनवरी के आगे लिखो उदयपुर। उदयपुर। भीम सिंह। उदयपुर भीम सिंह। उदयपुर भीम सिंह। उदयपुर भीम सिंह। हस्ताक्षर करता अजीत सिंह। हस्ताक्षर करता अजीत सिंह। देखो, जनवरी 1818 में दो लोगों ने संधि की थी। एक कौन था? जोधपुर। और दूसरा कौन था? उदयपुर। जोधपुर ने जब संधि की थी, आप एक चीज पढ़ोगे, आपने मारवाड़ पढ़ लिया ना, मारवाड़ मान सिंह पढ़ा होगा। मान सिंह के अंदर मान सिंह का एक दरबारी कवि था। कौन? बांकीदास जी। बांकीदास जी किताबों के नाम याद है किसी को? बांकीदास जी ख्यात, मान जसो मंडन थारो, कु कवि बत्तीसी, दातारी बावनी, ये 4 किताबें थी। और साथ ही साथ बांकीदास जी ने गीत लिखा था। कौन सा? आयो अंग्रेज मारे मुलगरे ऊपर। लिखा होगा सर ने, गीत लिखा होगा आयो अंग्रेज मारे मुलगरे ऊपर। तो आयो अंग्रेज मुलगरे ऊपर, अगर किसी राजा के दरबार में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा गीत लिख रहा है, अंग्रेजों की जो विरोधी भावनाएं पैदा करने वाला, आगे 1857 क्रांति पढ़ेंगे, उसमें लिखेंगे कि भाई क्रांति का कारण क्या था। तो कुछ ऐसे कवि हुए थे, इतिहासकार हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजों की विरोधी भावना, अंग्रेज विरोधी भावना को प्रोत्साहित किया था। उनमें एक बांकीदास जी थे, जिनका गीत था आयो अंग्रेज मारे मुलगरे ऊपर। तो अगर मान सिंह जी अगर अंग्रेज विरोधी नहीं है, मान लो अगर मान सिंह जी अंग्रेज विरोधी नहीं है, तो क्या बांकीदास जी उनके दरबार में रहते? नहीं रहते। इसका मतलब बांकीदास जी जैसे दरबारी कवि हैं, तो मान सिंह जी भी क्या है? अंग्रेज विरोधी। इसलिए मान सिंह जी खुद जाते ही नहीं संधि करने। वो कहां गया? चित्र सिंह। अपना बेटे चित्र सिंह को भेज देता है। इनका बेटा था चित्र सिंह, चित्र सिंह को भेज देते हैं, तू जाके संधि करके आ जा, मैं तो नहीं जा रहा। तो ये ध्यान रखना, कौन से शासक ने खुद नहीं गया था, अपने बेटे को भेजा था? मान सिंह जी खुद नहीं गए थे, किसको भेजा? आगे जाके ये ट्रेंड ही बन गया, कोई अब खुद जाता ही नहीं संधि करने के लिए। भीम सिंह जी राजा थे, चला कौन गया? याद रखना, इन राजाओं को नाम याद रखना है आपको कि किसने किस मतलब अंग्रेजों से संधि करने वाला कौन था। भीम सिंह तो याद रह जाएगा, कल एक युद्ध पढ़ा था अपन ने, मांगरोल के युद्ध में मैंने एक चीज लिखाई थी, याद हो तो? भीम सिंह जी मेवाड़ ने दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाया था। इसका मतलब उस टाइम राजा कौन था? भीम सिंह। तो संधि भी कौन करेगा? ये याद रखना।
आगे लिखो। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, नोट लगा के लिखना। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता उदयपुर के संधि करने पर कहते हैं कि उदयपुर के संधि करने पर कहते हैं कि इस संधि से पूर्व कहते हैं कि, फिर इनवाइटेड कोमा में बंद कर लेना इसको, इतनी लाइन लिख लो। इस संधि से पूर्व मेवाड़ ने इस प्रकार से किसी के आगे समर्पण नहीं किया था। इस संधि से पूर्व मेवाड़ ने किसी के भी आगे समर्पण नहीं किया था। मेवाड़ तो आप लोगों को पता ही है, शुरू से अग्रणी रहा है युद्ध करने में, तो मेवाड़ ने किसी के भी साथ आगे समर्पण नहीं किया था। गाने सुनते हो कभी? सुनी किसी ने घर जाके कुर्जा है? बोला था मैंने वीणा चैनल सब्सक्राइब करना है, गाने सुनना नहीं सुना होगा। सर तो खराब करे, बिगड़े यही बात है। देखो मेवाड़ का आप जो गौरवशाली इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आपने एक पढ़ा होगा, उसके अंदर केसरी सिंह जी बारठ, केसरी सिंह बारठ का नाम सुना होगा। केसरी सिंह बारठ के नाम में आप साथ में पढ़ते हो कि उसने क्या लिखा था? कुछ दोहे लिखे थे जिनको क्या कहते हैं? चेतावनी चुंगटिया। सुने? चेतावनी की चुंगटिया सुने? लिखो पेज पे कहीं, आज घर जाके गूगल पे सर्च करके पढ़ के आने चेतावनी के चुंगटिया। अरे पढ़ो, ढंग की चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है, पता चलेगा तुम्हें पढ़ने पे। चेतावनी की चुंगटिया पढ़ना, 14 लाइनें हैं, कोई बड़ा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। मेवाड़ महाराणा जब दिल्ली लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे ना, तब केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी के चुंगटिया लिख के दिए थे उनको। देखो इनसे तो चुंगटिया ही नहीं लिखा जा रहा अभी, वो भी पूछ पूछ के लिखने पड़ते हैं। पढ़ेंगे चेतावनी की चुंगटिया घर जाके। चेतावनी की चुंगटिया में वो मेवाड़ महाराणा को संदेश देते हैं, और उसमें एक लाइन तो मुझे भी याद है कि गण गलियां गमसान, गण गलियां गमसान राणा सदा रहियो निडर, देखता फरमान आज हलचल किम फतमल हुए। कितने भी युद्ध हो जाए, कितने भी कैसा भी संघर्ष का दौर आ जाए, लेकिन राणा हमेशा निडर खड़ा रहता था। राणा कभी भी नहीं डरता था। मेवाड़ पर कितने आक्रमण किए अकबर ने, क्या महाराणा प्रताप कभी झुका? नहीं झुका। उससे पहले भी मेवाड़ पर खिलजी ने अटैक किया, क्या कभी झुके? अमीर झुका? वो अमीर क्या रावल रतन सिंह झुका? कभी नहीं झुका। उदय सिंह पर अटैक हुआ, उदय सिंह झुका? नहीं झुका। तो उसने लिखा था कि गण गलियां घमसान राणा सदा रहियो निडर, देखता फरमान आज हलचल किम फतमल हुए। आज एक फरमान आया है, अंग्रेजों ने दिल्ली से बैठे बैठे एक कागज पे लिख के भेजा है कि आपको दिल्ली आना है, और तुम उठ के रवाना हो गए, मुंह लेके चले भी गए। ठीक है, तो ये मेवाड़ के महाराणा जब वहां जाते हैं तो वहां जाने पे रास्ते में देते हैं उनको ये कागज ले जाके। चेतावनी की चुंगटी की जो कागज है ना, रवाना हो जाते रहे ट्रेन में बैठ के दिल्ली के लिए, रास्ते में देते हैं। वहां जाने पे मेवाड़ महाराणा फिर दिल्ली के दरबार में जाते नहीं है। चेतावनी की चुंगटी जब पढ़ोगे ना, उसका हिंदी ट्रांसलेशन साथ में मिलेगा तुम्हें। 14-15 के लगभग दो हैं, इतने ही हैं। उन 14 दोहों का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना साथ में। इतना ढंग से चूंटे भरे हुए हैं उनके, सच में वो चूंटे ही है, सच में ही। मतलब ये बोलना कोई कम थोड़ी है कि आपके बाप दादा जो थे वो भी कभी नहीं डरे, घर के सामने दुश्मन आके बैठ जाता फिर भी नहीं डरा, और आप हो कि एक फरमान है यार, उठ के मुंह लेके रवाना हो गए दिल्ली। ऐसे चुंगटिए भरे, तो एक ही चुंगटिया याद है मुझे, तो बड़े बड़े बहुत चुंगटिए, 14 चुंगटिए भरे उसने। तो मेवाड़ महाराणा वहां चले तो जाते हैं, लेकिन वहां दिल्ली के दरबार में नहीं जाते। जब सुबह आता है राजा का वो ड्राइवर लेने के लिए, साहब आपको वहां चलना है दरबार में, तो मेवाड़ महाराणा कहते हैं आज थोड़ो रात में थोड़ा खाना ज्यादा होगा, पेट में गड़बड़ है, लूज मोशन है, आज मैं नहीं चल सकता। दस्त का बहाना बना के वो गए नहीं थे। उसने बोल दिया था कि दस्त स्टार्ट हो गए मेरे, तो मुझे लगता है वो चेतावनी की चुंगटी भर भर के दस्त आ गई होगी उनके, तो उस वजह से। और फिर जाते नहीं। अगले दिन हर अखबार की एक ही लाइन होती है। अगले दिन जितना भी मतलब न्यूज़पेपर थे ना, न्यूज़पेपर में सारे न्यूज़पेपर में एक ही लाइन थी, असली कुर्सी खाली थी, एक ही हेडिंग थी। क्या हेडिंग थी?
असली कुर्सी खाली थी, सारी कुर्सियां भरी हुई थी, लेकिन मेवाड़ की कुर्सी क्या थी? खाली थी। मतलब कोई भी आ जाए, मेवाड़ किसी के आगे ना तो झुका है ना झुकेगा। एक वो सुना है आपने कभी? तो एक गायक कलाकार है कोई प्रकाश माली, वो गाता है वो पाथल और पीतल कविता पढ़ी है, सुनी है कभी किसी ने? पातल पीतल सुनी है आपने कभी? हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घड़ो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पात नहीं राखी रण में बैरियारो खून बावण में। सुनिए कभी? पर आज बिलक तो देखू हूँ जद राज कवर ने रोटी ने भूलू मैं उन क्षत्रिय धर्म ने भूलू हिनवाणी चोटी ने। अरे पढ़ो, ढंग की लाइन लिखी हुई है, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा करो, कभी सुनो उनको। उसके अंदर लिखता है महाराणा प्रताप, हूँ झुकू किया जद देखू हूँ आडावड़ उबो हियोलिया चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूतसी लिया चिया। महाराणा प्रताप एक बार के लिए सोचता है कि मैं झुक जाता हूं अकबर के आगे, लेकिन फिर उसको यह लगता है कि मैं कैसे झुक सकता हूं, ये विकराल भूत के जैसे पैर पीछे खड़ा है चित्तौड़, ये झुकने ही नहीं देगा मुझे। तो महाराणा प्रताप फिर झुकने से मना कर देता है। सुनना घर जाके प्रकाश माली की पातल और पीतल कविता सुना करो कभी ढंग के। पूरे सिंह हनी सिंह सुन के खराब हो रखे हो तुम लोग। यहां तक लिख लिया, अब आगे लिखो। 10 फरवरी 1818, 10 फरवरी 1818, 10 फरवरी 1818, बूंदी विष्णु सिंह। 10 फरवरी 1818 बूंदी के विष्णु सिंह जी। बूंदी के शासक कौन है? कौन से भगवान के बूंदी का भोग लगाओगे? विष्णु जी की लगाओगे? याद रख लेना कि जब अंग्रेज संधिया कर रहे थे तो बूंदी किसको कौन से भगवान को चढ़ा रहे थे आप? विष्णु भगवान को। किसको चढ़ा रहे थे? विष्णु भगवान को। अगली डेट लिखो, 21 मार्च 1818 बीकानेर, महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह बीकानेर का राठौड़ वंश भी पढ़ लिया होगा। क्या हुआ? अरे घर जाके पढ़ा करो रे, हिस्ट्री जैसी चीजें तुम घर जाके नहीं पढ़ते हो वापस। और 1857 क्रांति एकीकरण प्रजामंडल ये तो नहीं पढ़ो तो भी चले, राजवंश तो पढ़ा करो। सर ने कहानियां नहीं सुनाई, क्या बात है? हाँ ये लिखो, 21 मार्च 1818 बीकानेर, महाराजा सूरत सिंह। हस्ताक्षर करता काशीराम जी ओझा। हस्ताक्षर करता कौन है? काशीराम जी ओझा। हस्ताक्षर करता काशीराम जी ओझा। बूंदी के ये सॉरी बीकानेर के सूरत सिंह जी के बारे में पढ़ा है कभी किसी ने? सर ने लिखाया होगा, बीकानेर के सूरत सिंह ने चूरू के किले पर अटैक किया था। और चूरू के किले का शासक कौन था? शिवजी सिंह या शोजी सिंह, नाम तो उसका क्या था? सयोजी सिंह। लेकिन अपने क्या कर दिया? शिवजी। पढ़ा होगा। चूरू के शासक थे शिवजी सिंह जी, और इसके समय चांदी की वो चलाए गए थे घोड़े। चांदी के घोड़े चलाए थे, बारूद खत्म हो गए तो लास्ट में चांदी के घोड़े चलाए थे, वही सूरत सिंह जी है। इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। हस्ताक्षर करता कौन है यहाँ पे? मैंने बोला था ना, बड़ी बड़ी रियासतें कोई भी आएगी अब वो खुद संधि के लिए हस्ताक्षर करने नहीं जाएगी। आगे लिखो, आगे वापस वही बनाओ जो पहले बनाया था तुमने। अप्रैल 1818 लिखो। अप्रैल 1818 डेट लगाओ, 7 अप्रैल और 15 अप्रैल, वैसे ही बना लेना वो। इससे क्या होता है? इजी याद होता है। जब आप ढंग से 3-4 बार नोट्स पढ़ लोगे ना, फिर आपको डेट याद आए नहीं आए, लेकिन ये याद आएगा कि अप्रैल में 2 तीर के चिन्ह लगाए हुए थे, इसका मतलब अप्रैल में 2 रियासतें आएगी।
7 अप्रैल किशनगढ़, राजा कौन है? कल्याण सिंह। और जयपुर का शासक कौन है? जगत सिंह। जयपुर के जगत सिंह। अब देखो इन दोनों को याद करने का तरीका एक ही याद रखना। अजमेर से जब तुम जयपुर जाते हो रास्ते में कौन आता है? देखो अप्रैल का महीना कौन सा होता है? वो महीना जिस वर्ष बजट पेश होता है। और बजट के टाइम अंग्रेज कहां बैठे होंगे? अजमेर, वही हेडक्वार्टर था राजस्थान। ये अप्रैल के महीने में यहां बैठे थे। यहां से वो कहां जाएंगे संधि करने के लिए? जयपुर। टाइम कितना लगता है? 15 दिन लगता है यहां से वहां जाने में। जयपुर से अजमेर से जयपुर जाने में टाइम कितना लगा? 15 दिन। बीच में आए जस्ट मिड में, जयपुर और इसके जस्ट बीच में आता है कौन? किशनगढ़। ये जा तो जयपुर संधि करने के लिए रहते, लेकिन रास्ते में किसने रोक लिया? किशनगढ़ वालों ने। और किशनगढ़ वालों को रोकते ही क्या हो गया? खुद का जयपुर जा रहे थे, अंग्रेजों को रोक लिया, और किशनगढ़ वालों का खुद का क्या हो गया? कल्याण हो गया। बस 7 अप्रैल को किशनगढ़ रास्ते में रोक लिया किसने? कल्याण सिंह जी ने। 15 अप्रैल जयपुर किससे संधि करने गए थे? जयपुर वाले जगत सिंह जी से संधि करने गए थे, लेकिन संधि बीच में कर ली किससे? किशनगढ़ के कल्याण सिंह। 7 अप्रैल और तो अप्रैल वाले नहीं भूलोगे। अब आगे लिखो, देखें यहां से लिख लो, जैसलमेर लिख लो सीधा। जैसलमेर, जैसलमेर 22 दिसंबर 1818। जैसलमेर 22 दिसंबर 1818। 1 दिसंबर 1817 एक डेट पहले हो रही थी। किसने की थी दिसंबर 1817 में? कोटा। कोटा ने की थी दिसंबर 1817 में। फिर वापस पूरक संधि करता है फरवरी 1818 में कोटा। देखो पीछे, वो तो पूरक संधि की थी। मेन संधि कब की थी? दिसंबर में। दिसंबर 1818। वो भी दिसंबर है, ये भी दिसंबर है। राजस्थान का मैप जानते हो? मुझे नहीं जानते। ऐसा ऐसा कुछ मैप है। सबसे इस तरफ क्या है? दिसंबर 1818। सबसे इस तरफ क्या है? कोटा। ये दिसंबर 1817। ये याद रख लेना। सबसे पहले उधर से हुई थी दिसंबर 1817 में शुरुआत। पहुंचते पहुंचते यहां तक क्या हो गया? दिसंबर 1800। ये दो तो याद हो जाएंगे भाई। 2 जिले मैंने पहले याद करवा दिए। कौन कौन से? अप्रैल के महीने में वित्त वर्ष के बाद में 7 अप्रैल को तो कहां गए थे? किशनगढ़। किशनगढ़ में क्या कर दिया? कल्याण। उसके बाद में कहां गए थे? जयपुर। जयपुर में कब गए थे? 15 अप्रैल को। और किससे संधि कर ली? जगत सिंह से। सॉरी। दिसंबर 1817 में कहां गए थे? कोटा। दिसंबर 1817 में कहां गए थे? कोटा। और दिसंबर 1818 में कहां पहुंच गए? जैसलमेर। आगे लिखो। परंतु परंतु इस संधि की पुष्टि परंतु इस संधि की पुष्टि 2 जनवरी क्या होगी? 1817, 18 या 19? 19। 2 जनवरी 1819 को हुई। परंतु इस संधि की पुष्टि 2 जनवरी 1819 को की गई। अब ये एक बीच में और वापस आ जाता है। मूलराज सेकंड लिखा नहीं थी क्या? लिख लेना साथ में। मूलराज सेकंड द्वारा, राजा मूलराज सेकंड। मूलराज फर्स्ट तो पढ़ा होगा।
जैसलमेर को क्या कहते हैं? 2.5 शाखों का शहर, यही बोलते हैं। उसमें से एक शाखा मूलराज फर्स्ट के समय किया गया था। कौन था मूलराज फर्स्ट? उमद भटियाणी का बाप। उमद भटियाणी भी जानते होंगे, रूटी रानी। उसको नहीं जानते हो तो भारमली को तो जानती हो, हैं? जिसने 2-2, 3-3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी, वो भारमली, उसको तो जानती हो। आगे लिखो। अलवर, अलवर, बख्तावर सिंह। अलवर, बख्तावर सिंह। अलवर, बख्तावर सिंह 10 जुलाई 1811 को 10 जुलाई 1811 को 10 जुलाई 1811 को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। 10 जुलाई 1811 को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। ये पहले भी लिखा था अपन ने कि 10 जुलाई 1811 को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करता है अलवर का शासक। एग्जैक्टली वही है कि अलवर के शासक को दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अलवर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके साथ हर बार अत्याचार होगा। हम पढ़ेंगे एकीकरण, थप्पड़ मार के चुप कराएंगे अलवर को, अलवर के राजा को। हम पढ़ रहे हैं सहायक संधियां, थप्पड़ मार के चुप करा दिया अलवर को। अलवर ऐसा है जो हर जगह पीटेगा, हर जगह फ्लॉप किया जाएगा अलवर को। तो अलवर में यहां भी सहायक संधि नहीं हुई नहीं थी, इसके साथ कौन सी संधि करके फ्री कर दिया? बस आगे लिखो। नोट लगा के लिखो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में लिखो करौली, करौली, किशनगढ़, करौली, किशनगढ़, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़, जैसलमेर तथा बीकानेर को करौली, किशनगढ़, जैसलमेर तथा बीकानेर को खिराज से मुक्त रखा गया था। खिराज से मुक्त रखा गया था। करौली का पढ़ा था अपन ने। करौली पढ़ लिया। करौली का बताया था मैंने, खिराज से मुक्त क्यों रखा गया था। सेम वो का वो रीजन था बीकानेर को खिराज से मुक्त रखने का। जो करौली का रीजन था वही क्या रीजन था बीकानेर का। फिर से बोल रहा हूं, 1857 क्रांति में फिर से देखेंगे बीकानेर के राजा सरदार सिंह, उसके बारे में बात लिखेंगे कि इसने, ये राजस्थान का एकमात्र राजा है जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर भी दमन किया था। ये भाई साहब चले जाते हैं हिसार हरियाणा तक युद्ध करने के लिए अंग्रेजों से। अरे भाई तेरा वहां लेना नहीं देना नहीं, क्यों जा रहा है? ये हिसार हरियाणा जाके क्रांति का दमन करके आते हैं। हिसार में एक पाटलू करके कोई गांव है, वहां जाकर ये क्रांति 1857 की क्रांति का दमन करके आता है बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह। क्या कोटावाड़ा का करौली से कोई संबंध था क्या? कोटा का करौली से कोई संबंध था क्या? नहीं था। लेकिन फिर भी करौली वाला कोटा को बचाने जाता है। क्यों जाता है? अंग्रेजों ने उसको क्या किया था कि राज से मुक्त रखा गया था। सेम ये का ये बीकानेर वाले का पाटलू से कोई संबंध नहीं है, हिसार हरियाणा से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाता है। क्यों? पीछे बसती है 2 रियासत। कौन कौन सी? एक तो किशनगढ़ और एक जैसलमेर। किशनगढ़ तो एग्जैक्टली ये कि ये बड़ी रियासत थी नहीं कोई। शाहपुरा और किशनगढ़, एक तो शाहपुरा कहां था? मेवाड़ में। और वर्तमान में भीलवाड़ा में। यहीं से याद रख लेना, यहां केसरी सिंह बारठ का पनोरमा बना हुआ है। पनोरमा जानते हो क्या होता है? जिसमें पूरी जीवनी का चित्रण होता है किसी व्यक्ति विशेष का। तो केसरी सिंह बारठ का पनोरमा बनाया हुआ है कहां पे? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। करंट अफेयर में सवाल पूछ लेंगे ये किसी भी साल उठा के। तो किशनगढ़ तो कोई बड़ी रियासत थी नहीं,
तो इससे खिराज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर बचता है पीछे कौन? इससे खिराज क्यों नहीं लिया बताना पड़ेगा। जैसलमेर से खिराज क्यों नहीं लिया? मैंने कल एक बात बताई थी आपको, जैसलमेर वाले ना देने में समझते हैं ना लेने में। आज भी लूटते ही हैं। बैठ मत जाना किसी जैसलमेर वाले के पास में, भाटियों का धंधा है ये। 2 साल से तो लूट ही रहे हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी को, तो लूट ही रहे हैं। पहले वो भाटी रब ये भाटी, आने वाला भी कोई भाटी होगा। तो भाटियों का धंधा है ये जैसलमेर वालों का। ठीक है, अब आगे लिखो दूसरा पॉइंट। ये समझ में आ गया ना चारों ने क्यों नहीं की। करौली और बीकानेर तो सहायता के लिए छोड़ा था, किशनगढ़ एग्जैक्टली इतनी बड़ी रियासत थी नहीं कि इनसे खिराज लिया जाए, और जैसलमेर तो महान रियासत थी तो इससे तो क्या ही खिराज लें। सेकंड पॉइंट लिखो, उपरोक्त समस्त संधियां चार्ल्स मेडकोव के प्रयासों से संपन्न हुई। उपरोक्त समस्त संधियां चार्ल्स मेडकोव के प्रयासों से संपन्न हुई। चार्ल्स मेडकोव के प्रयासों से संपन्न हुई है? ये समस्त है लिखा है हिंदी में, सभी लिख लो। ये जो क्या, हाँ सही है। अरे ऐसे तो ऊपर प्लस युक्त लिखोगे क्या, ऊपरी युक्त? तो ऊपर प्लस उक्त क्यों नहीं है? कौन सी, किसने बताया था? कौन सी संधि हो रही है यहां पे? यहां कौन सी, कहां की वो? ये ऊपर प्लस युक्त कैसे हो गया? ऊपर उक्त होता है ना। अरे ऊपरी प्लस ये उक्त वो होता है शायद। बीच में दिक्कत तो नहीं हो रही सर? कौन कौन से विषय पढ़ाओगे? यही है। यण संधि सुनिए कभी? यण यण ये र ल व होता है जिसमें, ये क्या हो जाएगा? ऊपर हलंत वाला, ये इधर वाला ईर, उधर वाला ऊ किस में बदल जाएगा? ये मिलने से ये में बदलेगा, तो ये ऊ पे आधा रे, ये ऊ की मात्रा और कैत है, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ऊपर युक्त। ये संधि होती है इसमें। और ये होता है ऊपर प्लस उक्त। ऊपर प्लस उक्त, उपरोक्त कौन सी संधि होती है? प्रतिसंधि। तो फिर वर्ड दोनों ही सही है। राघव प्रकाश जी से पढ़ना। हाँ लिख लो आगे। उपरोक्त समस्त संधि चार्ल्स मेडकोव के प्रयासों से संपन्न हुई। और आपके किसी सर ने लिखा ही है उपयुक्त, उनको बोल मत देना। वो हिस्ट्री वाले सर बोल रहे थे कि राघव प्रकाश सही है। कौन पढ़ाता है हिंदी? चलो फिर तो बढ़िया है। ये तुम कल ही बाहर निकलवाओगे मुझे। ये आ गया तुम्हारा फेवरेट अगला, पीडीआर, पीडीबी। पीडीआर क्या, लिख लो। तीसरा पॉइंट लिख के पीडीबी लिख लो पहले तो, ताकि तुम्हें याद रहे। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संधि जॉन मेलकम या वॉल्कन ने की थी। अब ये मेलकम भी लिख सकते हो, इसको वेलकम भी लिख सकते हो, इसको वॉल्कन भी लिख सकते हो, और इसको मॉल्कन भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी वो लिखो। अपने यहां से बाहर से आता है अलेक्जेंडर, यह नाम क्या हो जाता है? सिकंदर। बाहर से आता है डेरियस, यह नाम क्या हो जाता है? दारा। सुना है नाम? भारत वाला नाम चेंज करने में ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सिकंदर के द्वारा बसाया हुआ एक नगर है सिकंदरिया, तो मुझे लगता है उसका नाम अलेक्जेंडर होता तो अलेक्जेंड्रिया होता।
है? नाम बिगाड़ते हैं पीछे या लगा के। आप सारे जोधपुर की हो? पीडीबी। यहाँ घर है, हॉस्टल में रहते हो? रूम लेके रहते हो? क्या बात है। ये रूम पार्टनर है आपका? साथ में रख लिया करो यार, बड़ा चीज है। अपने यहाँ घर है? यही क्यों माली हो? तो मेरे वालों को मकान है। मुझे तो लगता है जोधपुर माड़ियों का आधिपत्य है, छोड़ती ही नहीं है माड़ी कुछ जोधपुर वाले। चारों तरफ माड़ी माड़ी। कोई माड़ी है तो नहीं? कोई माड़ी नहीं हो आप में से? नहीं, आप में से तो कोई माड़ी नहीं है? फिर तो कोई बात नहीं, दुश्मनी माड़ियों से मोल नहीं लेनी भाई। आगे लिख लो ये डेट तीनों। पांच अक्टूबर 1818 प्रतापगढ़ सामंत सिंह। तुम लोगों में से तुम्हारी कोचिंग का यूट्यूब चैनल किस किसने सब्सक्राइब कर रखा है? आप नहीं करते? अरे यार सब्सक्राइब तो कर लो कोचिंग वालों को, कम से कम 1000 तो पूरे करवा लो। क्या हुआ? कर लिया? हाँ तो सब्सक्राइब। वीडियो नहीं देखते हो? अच्छा यहीं से जाती है तुम्हारा, डेली लगती है क्या क्लास उस पे? 5 अक्टूबर 1818 प्रतापगढ़ सामंत सिंह। 11 दिसंबर 1818, 25 दिसंबर 1818। 5 10 11 12 25 12। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को आता है। बांस वाले बांस पे बैठ के क्रिसमस डे मना रहे थे उस दिन। है गुड फ्राइडे की बहुत लंबी स्टोरी है यार। ईसा मसीह जिस दिन मरे थे उसके पता नहीं कोई 13 दिन 14 दिन पहले कोई फ्राइडे आता है, उससे पहले की पूनम देखी जाती है, फुल मून कब होता है, फिर उसे आगे का शुक्रवार देखा जाता है, फिर उसे पीछे का गुरुवार देखा जाता है और उसके आगे का वापस शुक्रवार। बहुत लंबी स्टोरी है। अपने त्योहार पढ़ते हो ना, ईसाइयों के त्योहार मत पढ़ा करो, एक याद रख लो अपने। कुछ कुछ चीजें वास्तव में छोड़ने लायक होती है। त्योहारों में हमें मुसलमानों के त्योहार पढ़ने पड़ेंगे, सिंधियों के पढ़ने पड़ेंगे, जैनियों को पढ़ने पड़ेंगे और इनके ईसाइयों को भी पढ़ने होंगे। लेकिन पूछेंगे वही हरियाली अमावस्या कब आती है, आका तीज कब आती है, देव उठनी 11 कब आती है, हिंदुओं वाले ही पूछेंगे। ये लिख लिया? आगे लिखो। संधियां लिख ली पूरी? आगे लिखो संधियों के परिणाम। संधियों के परिणाम। आगे लिखो संधियों के परिणाम। ये एक लास्ट लिख लेते हैं। क्या हुआ? संधियों के परिणाम। अब बताओ देखिए संधियों के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। हिम्मत करो बोलने की, संधियों के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। 2 4 तो मैंने बताया था अभी पहले। संधियों के परिणाम लिख लो या पूरा सहायक संधियों के परिणाम लिख लो। यूं मत बोलो लड़ाई झगड़ा, कुत्ते थोड़ी लड़ रहे थे। कैसा लड़ाई झगड़ा रुक गया, सर थोड़ी लड़ रहे थे। सहायक संधियों के परिणाम क्या थे, इनके रिजल्ट बताओ। थोड़ी हिम्मत तो करो, खुद तो लिखवाने, मुझे तो पॉइंट लिखवाने ही है। पहले तो इन्होंने बता दिया लड़ाई झगड़े रुक गए थे। दूसरा बताओ, सोचो क्या हो सकता है। ठीक है, मराठों ने लड़ाइयां कम कर ली। और बताओ,
अब एक चीज और बताओ, परिणाम सिर्फ परिणाम आपको दो ही याद है और हकीकत में वही दो ही थे। पहला युद्ध खत्म, दूसरा मराठों के आतंक से क्या होगी, मुक्ति। लेकिन अगर आपको इससे पॉइंट एक्सपेंड करने हो, ज्यादा पॉइंट लिखना हो तो कैसे लिखोगे? पहला ये लिखोगे युद्ध कहां कहां खत्म हो गए थे। राजा पहले किस किस से लड़ रहा था? राजा लड़ रहा था अंग्रेजों से, राजा लड़ रहा था सामंतों से, राजा लड़ रहा था मराठों से, राजा लड़ रहा था बाहरी आक्रमणकारियों से। इतने लोगों से राजा लड़ रहा था, सबसे इसका युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। लिखो देखो, लिखो लंबे समय से, लंबे समय से, लंबे समय से चले आ रहे, लंबे समय से चले आ रहे युद्ध काल का, लंबे समय से चले आ रहे युद्ध काल का शांति काल में परिवर्तन हुआ। लंबे समय से चले आ रहे युद्ध काल का शांति काल में परिवर्तन हुआ। पहला पॉइंट क्या लिख लिया, जो युद्ध काल था वो किस में बदल गया, दिख रहा है ना कलर? तो युद्ध काल किस में बदल गया, शांति काल में। अगला लिखो दूसरा पॉइंट, लगातार, लगातार, लगातार सीमा विस्तार के लिए, लगातार सीमा विस्तार के लिए हो रहे, लगातार सीमा विस्तार के लिए हो रहे युद्ध समाप्त हुए। लगातार सीमा विस्तार के लिए हो रहे युद्ध समाप्त हुए। तीसरा लिखो, निरंतर हो रहे, निरंतर हो रहे बाहरी आक्रमण, निरंतर हो रहे बाहरी आक्रमण निरंतर हो रहे बाहरी आक्रमण समाप्त हुए। निरंतर हो रहे, निरंतर हो रहे बाहरी आक्रमण समाप्त हुए। यथा, आगे लिखना यथा। देखो सब जगह आप लिखते हो ना उदाहरण, जैसे, इसकी जगह बेटर होता है कि आप ये वर्ड यूज करो यथा। यथा का मतलब भी वही होता है, उदाहरण लिखते हैं ना, उदाहरण की जगह यथा, यथा मतलब जैसे, तो यथा वर्ड यूज किया करो, यथा। बाहरी आक्रमणकारी कौन होते थे अपने? मराठे, पिंडारी, लिख लो मराठे और पिंडारी, मराठे पिंडारे, मराठे पिंडारी इत्यादि। अगला लिखो, सामंतों द्वारा सामंतों द्वारा किए जा रहे, सामंतों द्वारा किए जा रहे, सामंतों द्वारा किए जा रहे गृह युद्ध समाप्त हुए। गृह युद्ध समाप्त हुए। लिख लिया? अगला लिखो,
राजा द्वारा, अगला पॉइंट लिखना है, राजा द्वारा खिराज भुगतान तथा सैन्य खर्च वहन, खिराज भुगतान तथा सैन्य खर्च वहन, खिराज भुगतान तथा सैन्य खर्च वहन हेतु, सैन्य खर्च वहन हेतु जनता पर, सैन्य खर्च वहन हेतु जनता पर कर भार बढ़ाया गया, कर भार बढ़ाया गया जिससे जनता का उत्पीड़न हुआ, जिससे जनता का उत्पीड़न हुआ। आगे लिखो, अंग्रेजों द्वारा स्थापित शांति, अंग्रेजों द्वारा स्थापित शांति की वजह से, अंग्रेजों द्वारा स्थापित शांति की वजह से अंग्रेजों द्वारा स्थापित शांति की वजह से राजा ने अपनी सैन्य संख्या में कमी की, राजा ने अपनी सैन्य संख्या में कमी की जिससे सैन्य बेरोजगारी बढ़ी, जिससे सैन्य बेरोजगारी बढ़ी। अब देखो, पहला पॉइंट तो क्या था, युद्ध काल किस में कन्वर्ट हो गया आपका, युद्ध काल किस में कन्वर्ट हो गया, शांति काल में। अब देखो युद्ध समाप्त हो गए तो अब चारों तरफ क्या होगी, शांति होगी। ये प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। दूसरा देखो, जब सीमाओं का विस्तार रुक गया तो युद्ध क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो सीमा विस्तार रुकने की वजह से युद्ध क्या हो गए, समाप्त हो गए। बाहरी आक्रमण, जो पहले मराठा और पिंडारी आक्रमण करते थे, अब मराठा और पिंडारी आक्रमण क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद में सामंतों के द्वारा किए जा रहे गृह युद्ध भी क्या हो गए, सामंत पहले गृह युद्ध कर रहे थे। मतलब देखो, कोई भी ये राज्य की बाउंड्री है, इस राज्य के बाहर से कोई आक्रमण करता है तो वो तो क्या कहलाता है, बाहरी आक्रमण। और किसी राज्य के अंदर ही अगर लड़ाई होती है तो वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, गृह युद्ध। एक चीज नोटिस करना, अपने दो मंत्री होते हैं केंद्र सरकार में, गृह मंत्री और उसके अलावा रक्षा मंत्री। कौन कौन से मंत्री होते हैं, एक तो क्या होता है गृह मंत्री, और दूसरा क्या होता है, कौन है अभी अपने गृह मंत्री कौन है भाई, मोटा भाई। और रक्षा मंत्री टकला भाई, राजनाथ सिंह। उसको कैसे भूल सकते हो, बीजेपी का तीसरा स्तंभ है राजनाथ सिंह। तो गृह मंत्री का काम क्या होता है, गृह मंत्री का काम क्या होता है, इसके अंडर में कौन आती है, अरे इसके अंदर आती है पुलिस। इसके अंदर आती है कौन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर कौन आता है, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, ये सारी इसके अंदर आती है, रक्षा मंत्री। तो अगर गृह युद्ध होगा तो यहां काम कौन करेगा,
गृह मंत्री, क्या बात? हाँ, तो सीआईपीएफ और सीएपीएफ जो है ना, मैं बता रहा हूं सीआईपीएफ, सीआरपीएफ, ये जो होती है ना, ये जो पुलिस फोर्स है जो बाहर की युद्ध नहीं करती, ये आंतरिक युद्ध करती है। ये पहले रक्षा मंत्रालय के अंदर आती थी, लेकिन बाद में जब ये बीएसएफ को ऐड किया गया था, बीएसएफ के ऐड करने के बाद इन सबको किसमें डाल दिया गया? गृह मंत्रालय में। ये पुलिस फोर्स में काउंट होती है, जिसमें एक असम राइफल्स भी इसी का ही भाग है। ये सारी इसके अंदर आती है, रक्षा मंत्रालय में नहीं जाती। तो गृह युद्ध होता है, तो गृह युद्ध में कौन आएगा? गृह मंत्री आता है। उसके बाद में अगला, सामंतों द्वारा किए गए गृह युद्ध पढ़ लिया। कर भार बढ़ गया, राजा को क्या, किस चीज का भुगतान करना था? खिरात का भुगतान करना था। और राजा जब टाइम पे खिरात का भुगतान नहीं कर पाया तो क्या किया राजा ने? जनता पर क्या बढ़ा दिए? कर बढ़ा दिए, जिससे जनता का क्या हो गया? उत्पीड़न। उसके बाद में अगला क्या है? सैन्य बेरोजगारी। जब युद्ध नहीं होंगे तो सेना की कहां जरूरत होगी, और जब सेना की जरूरत नहीं होगी तो सैनिक क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। आगे लिखो, लास्ट, ये टॉपिक आज कंप्लीट। अगले पेज पे लिखो, आज देते हैं आपको गृह कार्य, होमवर्क। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन लिखो। अब देखो आरएस में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको ये पता है क्या? मेंस में कभी भी क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं आता है। आरएस प्री में कभी भी क्वेश्चन पूरा हुआ लिखा नहीं। आप ये सोचो जैसे आपसे अगर 10th क्लास में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? हल्दी घाटी की युद्ध पर टिप्पणी लिखिए, हल्दी घाटी युद्ध के महत्व को समझाइए। आरएस में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। आरएस में बस इतना सा लिखा होता है, हल्दी घाटी, बस। अब तुम्हें इसके बारे में युद्ध लिखना है, इसकी वहां की मिट्टी की विशेषता बतानी है, जो बतानी है सारी तुम्हें बतानी है। आरएस में कभी भी क्वेश्चन पूरा हुआ लिखा हुआ नहीं आता है। तो लिखो, देखे क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों से की गई संधि। अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों से की गई संधि। टाइम हो रहा है? 20 शब्द। अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों से की गई संधि, कितने शब्द लिखना है? 20 शब्द, 20 वर्ड्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 शब्द। अगला लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूताना के राजाओं की अंग्रेजों से की गई संधि के कारण लिखिए। राजपूताना के राजाओं की अंग्रेजों से की गई संधि के कारण लिखिए। राजपूताना के राजाओं की अंग्रेजों से की गई संधि के कारण लिखिए। लिख लिया? 50 वर्ड्स। दूसरा क्या लिखा है तो मैंने? कारण 50 वर्ड्स। तीसरा लिखो, अंग्रेजों द्वारा कोटा से की गई संधि। अंग्रेजों द्वारा कोटा से की गई संधि। 50 वर्ड्स, 50 शब्द। 4th क्वेश्चन लिखो, अंग्रेजों द्वारा 1803 ईस्वी में, अंग्रेजों द्वारा 1803 ईस्वी में की गई संधियों का भरतपुर से संबंध, ये लिखना है 50 वर्ड्स में।
अगला लिखो, अंग्रेजों द्वारा की गई अंग्रेजों द्वारा की गई संधि के अंग्रेजों द्वारा की गई संधि के परिणाम लिखिए। अंग्रेजों द्वारा की गई संधि के परिणाम लिखिए। वही 50 वर्ड्स। अगला लिखो, अंग्रेजों द्वारा राजपूताना के राजाओं से अंग्रेजों द्वारा राजपूताना के राजाओं से की गई संधियों पर अंग्रेजों द्वारा राजपूताना के राजाओं से की गई संधियों पर टिप्पणी लिखिए। की गई संधियों पर टिप्पणी लिखिए। ये कितने शब्द का है? 100 शब्द। कितने शब्द है? आंसर कैसे लिखना है पता है या बताना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन क्या था? पिंडारियों से उन्होंने जो संधि की है उसको कितने शब्द में लिखना है? 20 शब्द। 20 शब्द का मतलब है कि आपको उसमें जितने फैक्ट बताए वो फैक्ट लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखना है? फैक्ट लिखना है। फैक्ट में क्या लिखोगे? 20 के 25 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कम नहीं होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आपसे 20 पूछ रहा है तो 20 को कम से कम आपको लिखना है। ऐसा भी नहीं है कि 20 वाले में 50 शब्द लिख रहे हो। 25 26 वर्ड आप लिख सकते हो। तो अगर पिंडारियों के बारे में पूछे तो आप क्या लिखोगे? वहां पे आपके पास 2-3 फैक्ट है। पहला फैक्ट तो क्या है कि पिंडारियों से संधि कब की थी, उसकी डेट आपके पास है। दूसरा, पिंडारियों का नेता कौन था, उसको अंग्रेजों ने किसकी उपाधि दी थी। ठीक है, और वो नवाब की उपाधि और टोंक का परगना देने के पीछे रीजन क्या था कि मराठों के समय भी उसके पास वही था। ये चौथा पॉइंट अगर आप लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई जरूरत नहीं। सीधी डेट लिखी, संधि करने वाला कौन था, मराठों की ये पिंडारियों की तरफ से कौन आया था, और संधि के साथ साथ इसको क्या दे दिया था? टोंक का परगना दे दिया पूरा। टोंक रियासत, टोंक रियासत दे दी और टोंक की रियासत दे दी, और रियासत देने के साथ इसको नवाब की उपाधि। दूसरा क्या है? 1857 की क्रांति के कारण लिखने 50 शब्द। कितने शब्दों में लिखने? मैंने आपको कारण कैसे लिखा है? पूरा पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप टू द पॉइंट कन्वर्ट करोगे। पैराग्राफ नहीं लिखना वहां पे। पैराग्राफ में लिखा है मैंने बहुत बड़ा कारण, लिखा होंगे 150 के लगभग शब्द, तो वो लिख लेना। फिर उसके बाद में कोटा से संधि, सेम वही। कोटा से संधि के बारे में आपको पहले संधि के बारे में लिखना है, फिर पूरक संधि, जालिम सिंह झाला और झालावाड़ को अलग किया, इनफैक्ट के बारे में लिखना है। फिर अगला कौन है? भरतपुर। भरतपुर के बारे में वही लिखना है। भरतपुर ने पहले संधि की थी, उसके बाद में संधि को तोड़ दिया था। उसके बाद में परिणाम, परिणाम अभी लास्ट में मैंने लिखा है, उनको 50 वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना है। लास्ट में टिप्पणी। टिप्पणी में क्या लिखना है? देखो, सबसे पहले उसके बारे में ब्रीफ कर दो, कारण बता दो, छोटा सा 1-2 लाइन में। कारण बताने के बाद में उसका क्या लिखोगे? घटनाक्रम। घटनाक्रम में क्या लिखोगे कि हमने 1803 में, सीधा सीधा लिखना होता है 1803 में किस किस से संधियां की थी? भरतपुर से। और उसके बारे में भरतपुर ने बाद में छोड़ दी थी धौलपुर और जयपुर। उसके बाद में 1818 की संधियां। इसमें ज्यादा कुछ ही कोई कौन सी संधि की शर्तें थी, 2-4 शर्तें लिख देना मेन। एक खिराज वाली, इसमें क्या होता है पॉइंट को मर्ज करना होता है। संधि की जो शर्तें लिखते हैं ना, उसमें अगर आपको कम पूछे ना तो पॉइंट को मर्ज करते हैं। और मर्ज कैसे करते हैं कि सैन्य खर्च वहीं लिख दिया, सैन्य खर्च के साथ ही आपने क्या लिख दिया? खिराज लिख दिया। साथ ही ये कह दिया कि वहीं पे लिख दिया कि बाहरी सुरक्षा भी वही करेगा। ठीक है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। एक ही पॉइंट लिखना, ऐसे मर्ज करना है। घटनाक्रम लिखने के बाद में लास्ट में इसका क्या लिखोगे? परिणाम। ये 18 ये हो गया आपको। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, कल लेके आ जाओगे। कल अगला टॉपिक अब तुम्हारा 1857 क्रांति पढ़नी है।